में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन फेज 3। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, कुछ राहत के साथ साथ जिंदगी को पटरी पे लाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेनों का काफिला शुरू करने से पहले रिजर्वेशन के लिए विंडो खोली, लेकिन वो क्रैश कर गई क्योंकि साफ था कि भीड़ उमड़ सकती है। और वही हुआ, ऑनलाइन जो पहला फेज रहा वो लेकिन कहा है कि दुरुस्त करने के बाद में वापस आप उसी व्यवस्था से लौट सकते हैं। कुछ संभावनाएं, कुछ लोगों की तकलीफें और कुछ आपत्तियां, या कहें कि कुछ लोगों की अपने जो एक जहन में एक सवाल चल रहे हैं, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मदन राठौड़ साहब, भाजपा नेता हमारे साथ हैं। नारायण बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलपी के विधायक हैं। और रामनारायण मीना साहब, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सबसे पहले श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। स्थितियां पटरी पे लानी पड़ेगी और हम लोग भी ये बात कर रहे थे, सरकारें भी ये बात मान के चल रही है। और मुझे लगता है कि हर कोई ये मान के चलने लग गया है कि अब कोरोना की जद के बीच भी हमें दिनचर्या से भी लड़ना होगा, हमारी रोजी रोटी के लिए भी लड़ना होगा और पटरी पे आना ही पड़ेगा, कुछ चारा है नहीं। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, कुछ परेशानियों का सामना आमजन को करना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना कंट्रोल रह पाएगा। तो इस बीच जिंदगी को पटरी पे लाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कब तक आप अगर घर पे बैठ कर रहेंगे, कब तक रहेंगे, उसकी एक लिमिट होती है। वह टाइम भी हम क्रॉस कर चुके हैं। आज करीब 47 दिन का वक्त हम लोग स्पेंड कर चुके हैं। तो किस तरह से देखा जाए, ये भी जो टाइम है, ट्रेनें चालू करने की बात है। राजस्थान में पासेस के लिए कह दिया गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट भी आज 7 बजे से 7 बजे तक जा सकते हैं। तो किस तरह से देखा जाए ये पूरा जो अभी तक की जो स्थितियां बन पा रही हैं उसको? योगेंद्र जी को ये बात कह सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बात, मुख्यमंत्री से 5वीं बार बात हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वापस से जनजीवन सामान्य स्थिति में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से किस तरह से पटरी पर लाएं, इस बात को लेकर के आज वो मुख्यमंत्रियों से बात भी कर रहे हैं और बीसी चल रही है। देखिएगा कि वो चाहते हैं कि लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से बढ़ावा करे, गतिविधियां कैसे शुरू हो, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। ये बात भी सही है कि कोरोना जिस प्रकार की स्थितियां बनाए हुए हैं पूरे देश में, आज जो मैं देख रहा था कि सबसे तेजी से हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से आवागमन हुआ है, प्रवासी मजदूरों का आना और जाना, और बाकी अब जैसे ट्रेनों को चलाने की बात भी हो रही है, लेकिन ट्रेनों को वही चलाए। अभी तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कल से जो ट्रेन चलने की बात हो रही है उसमें केवल स्पेशल ट्रेन चलेंगी जिसमें कि राजधानी स्तर का किराया होगा, आम व्यक्ति नहीं जा पाएगा उसमें, कम ट्रेनें होगी। लेकिन हाँ, अब शुरुआत ऐसी होगी क्योंकि आपको पैसेंजर ट्रेन तो नहीं चला सकते। आपने श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए निश्चित रूप से आपने कुछ ट्रेनें चलाई है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखा है। और लेकिन आप देखिए हर जगह टूट रहा है। जयपुर में भी आज दिखेगा कि आप शास्त्रनगर में जिस प्रकार से मजदूर बाहर आ गए थे और कंट्रोल की स्थिति नहीं बन पा रही, तो ये बहुत चिंता का विषय। अगर अभी तक शहरी क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव देख रहे थे, लेकिन गाँव में यदि फैल गया तो क्या स्थिति बनेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये भी सही है कि कोरोना के जब 40 से 50 से 60% लोग हो जाएंगे फैमिलियर, तो उस स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि ये डेथ रेट तो इसमें कम है। इसलिए हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए ये सारी स्थितियां सामने आ रही है। राजस्थान में करीब 22 ट्रेन आ गया के माध्यम से हम 24,520 जिसमें कि दिखेगा लोगों यहाँ से गए, जिसमें कि बच्चे बहुत गए। सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों को दी थी। इसमें करीब 20,000 से अधिक बच्चे बिहार, झारखंड और बाकी जगह के यहाँ से जा पाए हैं। और मजदूरों जो बता रहे हैं, मजदूरों में 4,646 मजदूर ये लेके आ पाए हैं अब तक ट्रेन के माध्यम से राजस्थान में। लेकिन अनौपचारिक रूप से अपने साधनों से व्यापक मात्रा में मजदूर आ गए हैं राजस्थान। अब लोगों को पैदल भी आ गए हैं, बहुत बड़ी तादाद। आप देखा होगा जैसे ही घोषणा हुई पैदल मजदूर चल दिया, और
वो इसलिए चल दिया कि उसको ये पता, वो कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन, जैसे कल मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को कि 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, और एक महाराष्ट्र में ही देखिए, महाराष्ट्र में ही 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। लाए कितने से? लाने की स्थिति में क्या है? अब विधायकों से और सांसदों से पूछ रहे हैं कि आप प्रायोरिटी तय करो कि किन मजदूरों को लाना है, किसको नहीं लाना है। तो आपको देखना होगा, आपका तो शासन तंत्र इतना है मजबूत होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन दुविधा में है मजदूर और किस प्रकार, जब पैदल चल के आ रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं मदन राठौड़ जी, बेनीवाल जी और रामनारायण मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, आपके पास आ रहा हूँ। आप लोग जनप्रतिनिधि भूमिका में है, दोहरी जिम्मेदारी है। यहाँ एक बड़ी चुनौती है जो हम लगातार उठा भी रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, निश्चित रूप से गांवों से उनका पलायन रहा, अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, वो किसी भी प्रदेश में जाएंगे। ज्यादा गांवों से, रूरल बेल्ट से जो मजदूर है उसकी बड़ी चिंता है कि संक्रमण ना पहुंचे, हम सब लोगों के सामने पहुंचे। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति भी अगर आता है तो कोरोना से किसी को इन्फेक्शन दे सकता है। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। तो गांव के लिए कुछ प्लानिंग दिख रही है कि सरकार के स्तर पर ये किया जा सकता है? देखिए, गांवों के वहां पर कोई इनकी तैयारी नहीं है। सरकार की गांव में कोई तैयारी नहीं है। केवल पंचायत समिति के सदस्य या पंचायत समिति के जो कर्मचारी है उनके भरोसे इन्होंने चला रखा है, और वो कोई जांच नहीं कर सकते। इनके कई स्थानों पर डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। तो ये गांव के स्तर पर यह संभव नहीं है कि वो जांच कर ले। और ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है कि सरकारी आंकड़े अलग हैं, लेकिन कई लोग पैदल या निजी वाहनों से कैसे भी करके बिना अनुमति के 6 तारीख तक तो इनको हमारे राजस्थान की बॉर्डर सील नहीं की थी इन्होंने, तो 6 तारीख तक तो जो परमिशन मिली है, जो अपने साधनों से लोग आए हैं, ऐसे करके हमारे पाली जिले में भी लगभग 45-46 हजार लोग आ चुके हैं गांवों में। इसलिए ये बात, सरकारी आंकड़ा अलग चीज है, वास्तविकता ये है कि लोग पैदल चल के आ रहे हैं। अभी भी इस समय भी बॉर्डर पर कई लोग हैं जो हमको फोन करते हैं, वो कहते हैं साहब हमको राजस्थान की सीमा में नहीं घुसने दिया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि गुजरात पालघर जो महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर है, वहां पर लोग अटके हुए हैं। वो भी फोन करते हैं साहब हमको राजस्थान में नहीं, गुजरात में भी नहीं आने दिया जा रहा है, आप हमारी मदद करें। अब आखिर मदद करें कैसे, किस प्रकार से करें? जैसे सरकार को ये चाहिए कि नीतियां स्पष्ट करे, एक बार घोषणा करे, कभी अनुमति देते हैं, कभी अनुमति रोकते हैं, कभी बॉर्डर सील करते हैं। ये ठीक बात नहीं है। ऊपर वहां महाराष्ट्र से या किसी भी क्षेत्र से तो वहां परमिशन अधिकारी दे रहा है, और राजस्थान की सीमाएं सील कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? वो तो व्यक्ति वहां फंस गया, जो बॉर्डर पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े हैं, कई घंटों तक बच्चों को लेकर के इंतजार करते रहते हैं। वो संक्रमित नहीं होंगे क्या? वहां एक व्यक्ति भी संक्रमित है तो वो सब संक्रमित। यही चुनौती मैं यही जानना चाह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए, आप कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे उनके साथ? छोटे बच्चे उनके साथ में, एक गोद में बच्चा है, दूसरा उंगली पकड़ के चल रहा है, पति के सर पे सामान रखा हुआ है, दूसरा झुंड साथ में चल रहा है, हर कोई बिछड़ना नहीं चाहता। वह देखना चाहते हैं कि झुंड में अगर हम अगर आगे निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, पीछे रह गए तो रह गए। तो इस तरह से उनमें डर भी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मेजर इश्यू। अभी जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो संक्रमण बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह यह भी है कि पलायन करके जो लोग आ रहे हैं, अब उसमें तो जाने का कोई फायदा नहीं है कि पहले ट्रेनें नहीं चलाई या उस वक्त की प्लानिंग सरकारों की नहीं रही, जो भी है। बट अभी कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कोरोना के अभी जिंदगी जीनी पड़ेगी, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, और करना भी यही है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं नारायण जी के पास जाना चाहूंगा। नारायण जी, प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, देश में, दुनिया में कोरोना की स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। हम उसी से सबक भी ले रहे थे, काफी कोशिश भी की है। लॉकडाउन का टाइम भी पूरा होता जा रहा है, और लॉकडाउन का मुझे लगता नहीं अगर कुछ इसे फेज 4 में भी लेकर के जाएंगे 17 तारीख के बाद में, प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा है, वो किस तरह से क्या बात निकल करके आती है सामने। लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है अब आप लोगों की। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि हर जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो भोजन के किटों या फिर फूकी जो रसद सामग्री है वह पहुंचाने की जिम्मेदारी, वो बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भामाशाहों ने भी निभाई है। लेकिन वह जो टाइम था, बहुत कम लोग, बहुत ही लिमिटेड लोग संक्रमित थे, आज बड़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं। तो चुनौती आप लोगों के सामने बढ़ रही है। हम केवल एक सरकारों के भरोसे रहें, क्योंकि आप और जहां के जनप्रतिनिधि हैं वहां की चिंता पब्लिक की आपकी है। सरकार
जब तक करेगी, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी या डिस्टेंसिंग का ख्याल करेगी, उससे पहले तो आपको देखना है। तो एक चुनौती आप लोगों के सामने बड़ी बढ़ती जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपने जो बात कही है इन बातों से सहमत भी हूं, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो एक हमारी जो प्रकृति का जो सिद्धांत था कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ मीडिया के सामने प्रेस ब्रीफिंग और इनके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो कल वीसी बुलाई थी अलग अलग संभाग वाइज, इनको सबसे पहले सारे जनप्रतिनिधियों से राय लेनी थी। आज क्योंकि लगभग 2 महीने होने को आए हैं इस कोरोना वायरस को, और मैं तो कह रहा हूं हम बहुत इस मामले में भाग्यशाली रहे कि जब कोरोना वायरस ने राजस्थान में और भारत में जब दस्तक दी, उससे पहले हमें इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके बचाव के बारे में बहुत बड़ी जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी। यदि ऐसा वायरस शुरू से ही यहाँ आ जाता तो हमारी स्थिति क्या होती, इन सब चीजों में विचार करने की जरूरत है। जब हालांकि दोनों सीनियर लोग सामने बैठे हैं, मैं ज्यादा कुछ क्या, लेकिन मैंने जब मेरा पहला स्पीच था उसमें मैंने यही बात कही थी कि जब तक प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा को आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक आने वाले दिनों में बहुत बड़े संकट हमें झेलने पड़ सकते हैं। ये महामारी भी चली जाएगी, लेकिन इस महामारी से जो असंवेदनशीलता जो झलक रही है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने सुबह अखबार पढ़ रहा था कि भूख से तंग आके और मजदूर ने सड़क पे पेट्रोल डाल के आग लगा ली। आम की पेटियों के अंदर मजदूर छिपके आ रहे हैं, ट्रक पलटा, 5 लोग मर गए। इसका मतलब संवेदनशीलता हमारी कहां जा रही है, और इसका जो स्तर गिर रहा है, कोरोना से भी हम निपट लेंगे, बड़ी बड़ी महामारियों से हम निपट लेंगे। सवाल ये नहीं है, ये तो देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अब जब लेबर गांव पहुंच रही है, वो केवल एक बात आपके खिंसर की नहीं है, बात पूरे देश की कह रहा हूं मैं। तो आप लोग एक सैंपल के रूप में है कि आपके यहाँ पे भी लोग लौट रहे हैं, जहां से भी लौट रहे हैं, वह चिंता दोहरी है आपके सामने। क्योंकि अगर गांव में रोजगार होता तो बाहर नहीं जाता। नरेगा के हिसाब से आप कितने दिन किसको उसके घर चलाने की स्थितियां में बना दोगे? तो ये जो चुनौतियां हैं गांव के स्तर पे, आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि लोगों का काम चल सके, वो अपने, और ये मानसिक रूप से तैयार है हर व्यक्ति, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, कैसे भी हो, वह ये मान के चलता था कि मैं जब 2 महीने पहले जैसे खाना खा रहा था उससे मुझे 19-20 कंप्रोमाइज करना ही होगा, क्योंकि उसको भविष्य की चिंता है। आज उसको हो सकता है कि 2 सब्जी के साथ में खाना खा रहा हो, लेकिन कल की चिंता है उसे, वो 1 सब्जी पे भी जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर वहां लोगों को कैसे मैनेज करोगे, एक बड़ी समस्या है ये। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। ये सब जिम्मेदारी हम सब की है, सरकारों के भरोसे भी हम नहीं रह सकते। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसी वैश्विक महाबीमारी, ये कहीं लोकल इलाके की या लोकल सोसाइटी की या ऐसे बीमारी नहीं, वैश्विक महामारी का जो रूप इसने लिया है, निश्चित रूप से इस समाज के अंदर, लोगों के अंदर ये जागृति भी आएगी। और हमें जो हमारे वैज्ञानिक ये चिंता कर रहे हैं कि इस वायरस के साथ ही हमें बहुत लंबे समय तक रहना भी पड़ेगा, तो हमें हमारी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। और हमें इससे पूर्ण, यदि इसको खत्म करना है ऐसी महामारी को, तो हमें हमारी संस्कृति की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। जो हमारी पूर्व की जो संस्कृति थी, हमारी जो पूर्व का जो विद्या का जो सिस्टम था, जो शिक्षा का जो सिस्टम था, उन सब चीजों में सारी बातें लिखी है। उन चीजों पे हम धीरे धीरे लौटेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी महामारी को हम शिकस्त देंगे और एक सुनहरा लौटूंगा आप लोगों के पास में। मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। चले रामनारायण जी तकनीकी खामी के कारण अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो हमारे साथ में पाइपलाइन में कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं श्याम जी के पास में वापस जाऊंगा। श्याम जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं। कोरोना किसकी देन रही, क्या रहा, इस पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना को अगर हम कोसते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अब तो सभी को चर्चा यही करनी चाहिए कि सामने परिस्थितियां हैं, फ्लड आ चुकी है, जीवन आपका बचाना है। आपको तैरना आता है, नहीं आता, इश्यू ये नहीं, अब तो आपको बचना कैसे है, किसी के सहारे बचना है, खुद को बचना है। तो मुझे लगता है कि जंग सामने है तो बचाव के रास्ते तलाशने चाहिए। इसी तरह से लोग घरों को अगर वापस जा रहे हैं तो खाएंगे क्या, स्थितियां क्या बन पाएंगी। एक दूसरी जो चिंता सबसे सामने आ रही है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी है, जब रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध का ग्राफ बढ़ सकता है। अभी तो हम बहुत खुशी मना रहे थे कि लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे हुए हैं और
अभी अपराध की संख्या में कमी है, पॉल्यूशन की संख्या में कमी, मॉडिफाइड लॉकडाउन से पॉल्यूशन का ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है। तो ये चुनौतियां जो आ रही हैं सामने अपराध की, इसको लेकर के आपको लगता है कि बहुत सहज होगा? और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि हैं, इनके सामने दोहरी मार ये होगी कि एक तरफ तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बात करनी है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति बाहर से आ गया वह एक ही बात जानता है कि साहब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मेरी मदद करिए। खाद्य सुरक्षा योजना में जो काउंट होते हैं उन्हीं लोगों को मदद मिल पा रही है। जो हम लोग जो देखते हैं, कई लोगों के लिए कहते हैं कि इसकी मदद कर दीजिए, साहब राशन के किट तो लिमिटेड आते हैं और बाकायदा लिस्टिंग बन के आती है, उसी को मिल पाएगा। और तय मान के चलिए कि धीरे धीरे समय निकलेगा, भामाशाहों की भी एक लिमिट होगी कि वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो इस पर कितनी चर्चा हो पा रही है प्रशासन के माध्यम से, या फिर कहें कि हम एग्जिट प्लान जो है लॉकडाउन का, इससे बाहर भी तो निकलना होगा, इसकी कोई पिक्चर दिखाई दे रही है श्याम जी आपको? इस पे क्या चर्चाएं कर रही है? देखिए योगेंद्र जी, आप सरकार के पास अभी तक ये जानकारी नहीं है कि जो मजदूर आ रहा है वो किस कैटेगरी का है, उसके पास स्किल लेबर है या अनस्किल लेबर है, किस प्रकार का काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमको पहले तो संख्या ही नहीं पता थी, संख्या भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पता पड़ रही है। अब वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि देखिएगा जो 19 लाख रजिस्ट्रेशन हुए उसमें से बताते हैं 12 लाख तो प्रवासी और मजदूर है। मजदूर कितने? तो 3 कैटेगरी का वहां से व्यक्ति आ रहा है। एक तो यह है कि जो व्यापारी है, व्यापार करता है, वो व्यक्ति आ रहा है। एक ऐसा है कि जो प्लम्बर भी होगा, आपके बाकी के जो मशीन का काम करते हैं वो होंगे या दूसरे लोग होंगे। तो अब उनको काम कैसे देंगे? वहां 1000 रुपए कमा रहा होगा, यहाँ आपको अगर नरेगा में भी लगाओगे तो उसको 213 रुपए मिलेंगे। तो ये बड़ी आप सही बात कह रहे हैं कि गांव में लोग बहुत सारे हो जाएंगे, उनको किस प्रकार से काम दोगे और किस प्रकार, इस प्रकार से हमको अब निश्चित रूप से सेल्फ वो जिस प्रकार से आपको हर गांव को उसकी नीति बना करके तैयारी करनी पड़ेगी कि वो उसको गांव में किस प्रकार से उसका उपयोग हो या उसके जिले में किस प्रकार से उसका उपयोग हो। हर जिले की अलग अलग नीति, अलग अलग तरीके से नीति बनानी पड़ेगी और आपको तय करना पड़ेगा कि आपके पास किस तरह के लोग हैं और उसके अनुरूप अगर काम देंगे तो निश्चित रूप से कुछ हम नई स्थिति पैदा कर पाएंगे। नहीं तो हमारे पास लोग ज्यादा होंगे, काम होगा नहीं। तो आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, वो स्थिति अगर आ गई तो सरकार के पास साधन नहीं है। सरकार एक सीमितता के आधार पर आपको 2 महीने 3 महीने बैठा के खिला सकती, इससे आगे नहीं खिला सकती। इसलिए आपको अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व पटरी पे लाना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से शुरुआत हो रही है और शुरुआत में जो आप जैसे धीरे धीरे खोल रहे, लेकिन जिस प्रकार का कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो स्थिति बन जाती है, किसी भी फैक्ट्री में एक आया तो उसको सील कर दिया जाएगा, तो स्थिति बड़ी भयानक हो भी सकती है और हमको कोरोना के साथ जीना भी पड़ेगा। मैं वापस जाना चाहूंगा, मैं मदन राठौड़ जी के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, जब भी कभी इस तरह की थोड़ा सख्त रवैया दिखता है कि आपको इस शक्ति का पालन करना होगा, इंस्पेक्टर राज भी पनप जाता है, जिसका थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे भी नारायण बेनीवाल साहब। ये इंस्पेक्टर राज का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं, मुझे जो अगले कुछ महीने तक जो भविष्य दिखाई दे रहा है वह है ग्रोसरी और फ्रूट सब्जी का। क्योंकि दूसरी चीजों में लोग, आपके रेस्टोरेंट्स का मुझे कोई इतना बहुत लंबा वो दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर शुरू भी लॉकडाउन से एग्जिट भी हम होंगे तो बहुत बड़ी बिक्री हो पाएगी, कोई इस क्राउड में जा पाएगा, मुझे संभावनाएं बहुत कम दिखती है। डिलीवरी बॉयज की जो दिल्ली की घटना के बाद में बहुत कम संभावना है। दूसरी जो चीजें, अब चाहे वो तेल मिल है, दाल मिल है, वह सब उसी में खाद्य सामग्री से ही जुड़ी हुई आ रही है। ऐसे में अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रेस करने वाला व्यक्ति है वो ठेला लगाने लग गया, बार्बर है जो कटिंग करता है वह ठेला लगाने लग गया। कहना नहीं चाहिए, वो एक तरफ तो तकलीफ अपने मूल काम से हट करके ये काम कर रहा है और दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि पैरल उगाई भी शुरू हो रही है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर कहीं ऐसी बातें आती हैं तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अचानक कहां से सब्जी के ठेले वाले आ गए। जब बात की जाती है उनसे तो कि बड़ी मुश्किल में है साहब, क्या करें, बच्चों को तो पालना ही पड़ेगा, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि आज को कटिंग कराना नहीं चाहता, नाई की दुकान खुली हुई नहीं है, धोबी की दुकान खुली नहीं है, वो करेगा क्या? तो कुछ ऐसी चीजें हैं। यह मेरा सवाल के साथ साथ एक सुझाव भी आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि सरकार से सीधा संवाद आपका पार्टी के स्तर पर जब बैठ के चलती है, हमें स्वरोजगार, चाहे वो मसाले बनाने का काम हो, चाहे छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो गांवों में चल रहे थे,
आज सबसे ज्यादा बेनिफिट किसने दिया हम लोगों को? गली के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स, जो छोटी छोटी दुकानें थी जिनके कियोस्क लगे हुए थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा राहत दी है। आप गए, उससे दाल खरीद करके लेके आ गए, कोई चावल खरीद के लेके आ गए, बड़े स्टोर्स बंद हो गए थे। तो कुछ आप लोगों को लगता है कि प्लानिंग का वक्त आ गया है कि वास्तव में गांव में जो लोग रहे हैं उन्हें स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके, चाहे आपकी जो स्कीम है जिसके जरिए लोन उपलब्ध करा रहे थे वह स्कीम हो, कुछ भी हो, लेकिन अब सुझाव देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोगों का फीडबैक आ रहा है तो कुछ वैसे आप लोगों से मिल रहे हैं कि हमें गांव के लिए कुछ ये कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को परसों एक पत्र लिखा है। राजस्थान के लिए सौभाग्य हो सकता है, क्योंकि ये जो मजदूर आया है ना बाहर से, बहुत परेशान होकर के आया है, पैदल होकर के आया है, मार खा के आया है, दुखी होकर के आया है, वो वापिस जाना नहीं चाहेगा। तो उन मजदूरों को यहाँ उपयोग में लेने के लिए यहाँ पर उद्योग पनपाने चाहिए। हम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान की तर्ज पर यहाँ कुटीर उद्योग स्थापित करने चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले तो जो ग्रामीण इलाके में जो उद्योग है उन उद्योगों को तत्काल चालू करना चाहिए। जिन उद्योगों के अंदर लेबर रहता है, अंदर ही रहता है, उनको वहां पर और काम चालू करने की अनुमति देना चाहिए। दूसरा, जो कोई बाहर से अधिकारी कर्मचारी उस फैक्ट्री के, उस काम कारखाने के निमित्त आते हैं, उनको जिला उद्योग केंद्र पास जारी करे। ये तो बिल्कुल सही है कि मापदंड तो अपनाने पड़ेंगे। वहां पर सैनिटाइज कैसे किया जाए, ये व्यवस्था उस उद्योग की खुद की है कि वहां पर अपने यहाँ जो भी कर्मचारी लेबर आता है तो उसको कैसे सुरक्षित रूप से रखा जाए, इसकी व्यवस्था वो सुनिश्चित करे। लेकिन आवागमन के लिए उसको पास जारी करना चाहिए। उद्योग वहां चालू किए जा सकते हैं, उद्योग चलाने चाहिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में है, तो शहरी क्षेत्रों के अंदर भी ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर कि किसी प्रकार का और संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है, तो वहां पर फालतू उनको रोकने की जरूरत नहीं है। वहां पर छोटे छोटे काम चालू करने चाहिए, वहां छोटी छोटी अनुमतियां इस प्रकार की मिलनी चाहिए ताकि वो अपना रोजगार कर सके। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि राजस्थान में उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, वहां पर उनको लोन देने की व्यवस्था करनी चाहिए उनको, और सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। सिंगल विंडो स्कीम किसने लगा रखी है? सिंगल विंडो स्कीम लगाई है तो उसके आधार पर और एक व्यक्ति को साथ में लगा दे और वो वहां पर काम शुरू करे। अब राजस्थान को उभरने का मौका मिल, मोदी जी को भी लिख दो आप, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि मोदी जी से आपको व्यक्तिगत लगाव है। मोदी जी ने तो ये शुरू कर दिया है। मोदी जी ने तो बहुत बड़े काम किए हैं कि आज आप देखिए कि प्लेन के माध्यम से भी विदेश में जो भारतीय फंसे हुए थे उन लोगों को भी लाने की व्यवस्था करी है, चाहे हवाई जहाज के माध्यम से लाना पड़े, किसी भी माध्यम से लाना पड़े, और वो यहाँ पर और निवेश प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से और उद्योग स्थापित करें वो, और यहाँ उनको हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी इस प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या है तो केवल नीतियों की है। जो नीतियों में कमजोरियां आती है उसके कारण से समस्या पैदा हो रही है। बार बार जो जुल्मुल नीति अपनाई जा रही है, तुगलकी निर्णय किए जा रहे हैं, ये समस्या का आधार, समस्या का सबसे बड़ा कारण ये है। कभी अनुमति देते हो, कभी सीमाएं सील करते हो, अब आप उसको लाने के लिए वायदे करते हो, और आपने कहा कि हम ट्रेनें चलाएंगे, हम लेने के लिए आ जाएंगे, लोग आवेदन कर रहे हैं, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। तो ये नीतियां आप साथ बैठिए ना अपने साथ, जैसे अभी आपने विधि किया, एमएलए से राय ली और एमएलए को कह दिया कि आप लिस्ट दो। अरे कमाल हो गया, आपके अधिकारियों के पास में लिस्ट है, आपको ये जानकारी है कि उनको किस प्रकार से सुविधाएं देना चाहिए। एक सिंपल सी बात है कि आप वहां पर आवेदन ले लीजिए, आवेदन लेने के बाद में जैसे आपके साथ आवेदन देंगे, हार्ड कॉपी ले लीजिए और आप उनसे आवेदन कैसे भी आज मोबाइल पर ले सकते हैं, मोबाइल पर ले सकते हैं, दे रहे हैं वो लोग। तो क्या उसको वापस लौटना चाहिए? दस्तकारी का काम है, छोटे छोटे उद्योग जो है अपने गांव में, आपने सही बात कही है। ऐसे कुटीर उद्योगों को निवार बनाने का काम है, ये रोजे बनाने का काम है, ये कंबल बनाने का काम है, और ये अलमारी बनाने का काम है। बहुत छोटे छोटे कम पैसे में ये काम शुरू हो सकते हैं। ये काम बढ़ई के काम है, ये मिस्त्री के काम है। ये काम तो अपन ने इतना तो चलाया, हम स्किल इंडिया कर रहे हैं, स्किल लोन योजना राजस्थान कर रहे हैं, तो उनका उपयोग लेना चाहिए। लोन देने के लिए, लोन देने के लिए बैंकें भी तैयार है। मैं आपसे एक बात बताऊं, अभी राजस्थान ने एक घोषणा करी कि हम सब्सिडी देंगे, 25 लाख तक का लोन लेता है उसको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ देंगे, 5 करोड़ तक का जो लोन लेगा उसको 6% सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। अरे ये केवल कागजों में नहीं रह जाए,
वास्तव में धरातल पर उतरो ना, लोग तैयार बैठे हैं यहाँ, उद्यमी गांवों में उद्योग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप धरातल पे उतरो तो सही, केवल बातें करने से काम नहीं। नारायण बेनीवाल जी के पास जाना चाहूंगा, नारायण जी क्लास हमें हमारे क्षेत्र में देखने पड़ेंगे, अभी चीजों को डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के स्तर पे आप सुझाव दे सकते हैं कि वहां छोटे छोटे उद्योग हैं, चाहे अपने मूल या कहेंगे पारंपरिक जो काम है, चाहे वो झाड़ू बनाने का ही काम है या दस्तकारी का काम है, मोजड़ी बनाने का काम है, बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट को, मिर्च का अचार बनाता है, कोई कैरी का बनाता है, कोई किसी चीज का बनाता है, कोई पापड़ बनाते हैं, मंगोड़ी बनाते हैं। तो वहां अगर कुछ लोगों को दिक्कत भी आती है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राशि की उम्मीद नहीं होती उन लोगों को। अब लगता है कि कुछ ऐसी चीजों को जरूरत है कि आगे हम बढ़ा सकें। तो इसके लेकर के कुछ प्लानिंग है आप लोगों की, सरकार को हम लिख सकें या उन लोगों की कोई मदद इस तरह से कर सकें? देखिए योगेंद्र जी, हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी तो हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मदन जी भी वही बात कर रहे हैं और भाई साहब ये बात हम तो ये कह रहे हैं व्यवस्थाएं जो खराब है ना, उन व्यवस्थाओं को परिवर्तन करो। आप अपने आप ये देखिए, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। योजना होनी क्या चाहिए, योजना क्या हो नारायण जी, योजना क्या होनी चाहिए? योजना ये होनी चाहिए, अभी आपने बहुत अखबारों में कल परसों पढ़ा कि नागौर के अंदर अंबुजा का प्लांट लग रहा है सीमेंट का, उसमें 5,000 बिहार के मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। वो वापस वो गांव जाने लगे तो उन पर लाठियां बरसाई, तो ये 5,000 मजदूर नागौर जिले के भी हो सकते थे। ये बड़े उद्योगपतियों की एक बहुत बड़ी योजना ऐसी चलाते हैं कि लोकल लोगों को ये रोजगार नहीं देते। राजस्थान का आदमी बिहार में जाके दुख पा रहा है और बिहार का आदमी लेके आके नागौर में दुख पा रहा है। और जब ऐसी कोरोना जैसी जो वैश्विक महाबीमारी फैली, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का यही कारण रहा कि राजस्थान में बैठा बिहार का व्यक्ति दुख पा रहा है और वही काम बिहार में जाके राजस्थान का व्यक्ति कर रहा है, वो वहां दुख पा रहा है। तो सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि स्थानीय लोगों को उसके अंदर रोजगार मिले, हर उद्योग के अंदर। ये नहीं हो रहा है, तो उससे दो घाटे हो रहे हैं। एक तो स्थानीय लोगों का शोषण भी हो रहा है, एक आधा परिवार उसका वहां बैठा है, आधा यहाँ बैठा है। और शादी ब्याह में और जो भी सामाजिक, क्योंकि हर व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, तो जब समाज के कोई कार्यक्रम में आता है तो उतने पैसों का तो तेल चढ़ा देता है। अब नागौर का व्यक्ति है वो चेन्नई में बैठा है और चेन्नई का व्यक्ति नागौर के अंदर पानी पूरी का काम कर रहा है। तो ऐसी योजनाएं सरकार को लानी चाहिए स्थानीय लोगों को, ताकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए कभी। बिल्कुल बिल्कुल सही करें श्याम जी। इसका कुछ एग्जिट प्लान नजर आ रहा है लॉकडाउन से बाहर निकलने का, या ये कहें कि अभी चलिए जैसे राजस्थान में आदेश जारी किए कि आपको पास से इंटर डिस्ट्रिक्ट आवश्यकता नहीं है, 7 से 7 बजे तक बताएं, इसी को एग्जिट प्लान मान के चले? बाबू देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी जब विदेशी प्रवासी राजस्थानी जो विदेशों में रहते हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज मुख्यमंत्री जी को कहा कि जो बाजरा आपके यहाँ उत्पादन होता है, बाजरा इतनी अच्छी चीज है कि अगर उसको फूड प्रोसेसिंग करके अगर कोई चीजें बना करके आप लाओगे तो उसका आपको प्राइस भी मिलेगा और किसान को भी मिलेगा और जो बनाएगा उसको भी मिलेगा। तो बाजरे का एक बहुत बड़ा ला सकते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कैर सांगरी, जो कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होती हुई, उसका उत्पादन घट रहा है और मांग बढ़ रही है। 400 रुपए 300 रुपए किलो कैर सांगरी बिक रही है। आप उसका उत्पादन कीजिएगा, उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, या आप छोटे छोटे चीजें का उत्पादन तो श्याम जी एक जो इसकी ऋतु होती है उसी में हो सकता है। ये तो योगेंद्र जी आप उसको इकट्ठा करके उसको सही तरीके से पैकिंग करके उसका उपयोग करके पैसा कमा सकते हो। आज वो पेड़ है लेकिन उसका उत्पादन हो रहा है लेकिन उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उसको तरीके से नहीं बेच पा रहे हैं। आप विदेशों में और भारत में पूरे में मांग है और उसको निश्चित किसान को और जो काम करेगा साथ में उसको, और बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिएगा कि आप बाजरे का है, मक्का का है, बहुत सारे ऐसे और पापड़ मंगोड़ी, और हम तो बहुत सारी चीजें ऐसे उत्पादन कर सकते हैं जो कि छोटे लेवल पे महिला समूह को प्राथमिकता देकर के बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप आज की स्थिति में जो आपका मजदूर आया है उसको क्या क्या काम दे सकते हैं। आप आज तो आप फैक्ट्री लगा नहीं सकते, तत्काल सारी चीज करनी। जब आप कह रहे हैं कि आपके खुद के लोगों को रोजगार के लिए नहीं था, अब आपके पास यदि मजदूर आ गया 4 लाख 5 लाख लोग बाहर के आ गए आपके पास और ग्रामीण क्षेत्र में सीधे तौर पे जा रहे हैं। अब देखिएगा लोगों के पास तो पेड़ों के ऊपर
क्वारंटाइन पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अब जगह तो कम हो गई। जो 4 बच्चे बाहर गए हुए थे अगर आ गए उसका परिवार, तो उस घर में दो या 3 कमरे हैं, तो निश्चित रूप से जगह की भी दिक्कत आएगी। बहुत सारी नई समस्याएं गाँव में अब आएगी। और अगर कोरोना आ गया गाँव में, तो देखिएगा आपके पास साधन नहीं है बचाने के लिए। आज हम शहरी क्षेत्र में जो स्थिति कर पाए, आप विधानसभा में नारायण जी मौजूद थे, सरकार को खुली छूट दी थी कि आप व्यवस्था कर लीजिए। आज तक हम उस मशीन को स्टेब्लिश नहीं कर पाए। जोधपुर जयपुर में जो 4000 पर डे टेस्टिंग करने वाली मशीन लगाने वाली थी, नहीं लग पाई, आई नहीं पाई। तो हम जब इतने दिन पहले जब उनको स्वतंत्र रूप से दे चुके थे, सरकार को कह चुके थे कि आप जो भी करेंगे करिएगा, कोई रोक टोक नहीं है। आज भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोरोना की विकट स्थिति पैदा हो गई तो हम उनका इलाज कैसे करवाएंगे। केवल हम ये है कि हम साथ साथ अगर वहाँ स्थितियां बिगड़ती हैं, आप तो एग्जिट प्लान का प्लान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लॉकडाउन का प्लान अलग करना पड़ सकता है। बेसिक नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है अभी तो। आप योगेंद्र जी से मैं एक निवेदन और भी करूंगा, आप क्योंकि अब देखिए, चाहे ये कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी है जो एमएलए की मानते हैं या प्रधानमंत्री जी है जो एमपी की मानते हैं, सबसे बड़ा जो रोल देश में नहीं विदेश की बात करें तो आप जो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों की बातों का सबसे बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मीडिया के माध्यम से किसान जो शब्द है, आज आप देखिए जिसने 1-2 अरब की, 4 अरब की, 5 अरब की जिसने फैक्ट्री लगाई है, वो आदमी भी अपनी फैक्ट्री पे ताला लगा के अपने शहर चला गया। वो 2 आदमी को इस कोरोना के टाइम वो रोटी नहीं खिला सकता। और जो 5 बीघा जमीन जिस किसान के पास है, वो किसान ये चाह रहा है कि चाहे मेरी फसल बिक जाए लेकिन किसी की मैं जान बचाऊं। तो संवेदनशीलता जो है वो किसान के अंदर बची है। तो हम इस किसान को यदि जिंदा रखेंगे तो न केवल कोरोना बल्कि आने वाली ऐसी किसी भी परिस्थिति, परेशानी है, उससे हम उभरने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। इसलिए किसान को जिंदा और मजबूत करना सबसे आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से भी ये सरकार से मांग करूंगा कि आप लोग भी, क्योंकि ये 4था स्तंभ है लोकतंत्र का, आप लोग भी जब भी ऐसी कोई बात हो तो किसान को समृद्ध और खुशहाल करने का ये बात जरूर आप जिक्र करें, ताकि जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसान मजबूत हो, क्योंकि किसान मजबूत और खुशहाल और समझदार हो गया उस दिन प्रशासक और ये जो प्रशासन। नारायण जी एक चीज और बता दीजिए कि लॉकडाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लॉकडाउन परिस्थितियों देख करके लगाया गया। सरकारों को कोई मजा नहीं आ रहा, तो उनको भी तकलीफ थी, जैसे हम लोगों को तकलीफ हुई है कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन वो चारा नहीं था। अब इसके एग्जिट प्लान पे चर्चा करनी चाहिए, अब इससे बाहर कैसे निकला जाए, या इस चक्रव्यूह को हम यही रखेंगे? नहीं, बिल्कुल इसके लिए पूरा देखो सब लोग मिलकर ही प्रयास करेंगे तब होगा। बाकी थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा है कि ये बाहर से जो प्रवासी जो आ रहे हैं, इस अपने को तय करना पड़ेगा कि गांव का व्यक्ति है या शहर का व्यक्ति है, जहां ये जा रहा है वहां की पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है। अब जहां ज्यादा डेंसिटी है और वहां यदि होम आइसोलेशन में उसको रख दिया और खुदा न खास्ता वो यदि कोरोना पॉजिटिव हुआ तो 50 आदमियों को मारेगा, कोरोना की लक्षण उसमें पैदा हो जाएंगे। जैसा हमारे बासनी का हुआ कि एक व्यक्ति बॉम्बे से आया और 55,000 की आबादी का एक गांव है वो बासनी, जिसके अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर लोग रहते हैं। अब गांव के अंदर तो आप होम आइसोलेशन कर दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, गांव के अंदर काफी बड़ा परिसर भी होता है, अलग अलग बाड़ा घर जो भी उसका रहन सहन भी अलग तरह का होता है। बाकी शहर में आप 20 बाई 30 के अंदर या 30 बाई 50 के अंदर आप पूरा परिवार बैठा है, तो ऐसे लोगों को अपने को वर्गीकरण जरूर करना पड़ेगा कि जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है वहां प्रवासी लोगों को आप कहीं न कहीं दूर ले जाके उनको क्वारंटाइन करें, और गांव के अंदर यदि ठीक लग रहा है तो उसको आप होम आइसोलेशन की सुविधा दे सकते हो। मेरा तो ये जी। चलिए मैं मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए लॉकडाउन का कुछ तो स्थितियां साफ होने लग गई है, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं हम, 7 से 7 बजे तक आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट भी आप जा रहे हैं तो बात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी भी अंतरराज्यीय सीमाओं पे बड़ी दिक्कत आ रही है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के पुलिस के जवान भिड़ गए, हरियाणा राजस्थान के पुलिस में आमना सामना हो गया, तो ये कुछ तकलीफें हैं। या तो अभी भी सरकारों के पास में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का अभाव है, कोई तो ऐसी वजह है कि जो फील्ड में जो लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है। यूपी कह रही है कि मेरे यहाँ के मजदूरों के अलावा मैं किसी को नहीं लूंगा, वो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सरकारों ने अपनी तरफ से यूनियन गवर्नमेंट हमारे बीच में थोड़ा 1 मिनट अपनी बात कहूंगा कि इस कोरोना ने जैसे कश्मीर के अंदर जो धारा 370 हटाई, उसके बाद ये कह दिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है।
लेकिन अब आप कह रहे हो ना उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जवान भिड़ गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है। मानव को बांट के बीमारी ने। आप देखेंगे हम हरियाणा से नहीं मिल पा रहे, हम यूपी से नहीं मिल पा रहे, और बाकी जरूरत तो छोड़ी, हमारे पड़ोसी राज्यों से हम तालमेल नहीं कर पा रहे। राठौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा, मेरा आखिरी सवाल है। एग्जिट प्लान और दूसरा कॉम्बिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। देखिए, प्रत्येक प्रांत को दूसरे प्रांत से आपस में समन्वय रखना जरूरी है। आपस में तालमेल रखेंगे तो फिर वो लेने को तैयार है और वो भेजने को तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां उसकी जांच हो जाएगी और यहाँ पर आने के बाद में फिर से उसकी जांच हो जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको आने देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ इनको जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। ये जांच सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ये आंकड़े दे रहे हैं कि हमने इतनी जांच कर दी, वो गलत आंकड़े हैं। कोई 7 करोड़ की जांच हो सकती है क्या? स्क्रीनिंग जांच नहीं, स्क्रीनिंग। हाँ, स्क्रीनिंग। अरे वो कर क्या रहे हैं? बाहर जांच थोड़ी ना होती है, जांच तो अलग है, वो पूछ के चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, और जांच में थोड़ा भी किसी प्रकार का संक्रमित लगे तो उसको सभी आइसोलेट करना चाहिए। ये व्यवस्था यदि करेंगे तो कहीं दिक्कत आने की बात नहीं है। और बाकी तो जो मापदंड तय किए हुए हैं कि मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और कहीं पर गंदगी नहीं करना है, ये सब चीजें ठीक है, बिल्कुल आप सैनिटाइज करेंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जनता समझदार हो गई है, अब जनता कभी भी गलती करने वाली नहीं है। इसमें कोरोना योद्धा भी सहयोग कर रहे हैं, बाकी सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के लबोलुबाव यही है कि आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। सरकारों की संसाधन हो, चाहे उनकी अपनी लिमिट्स होती है हर की, चाहे हमारी हो चाहे गवर्नमेंट्स की हो, तो हमें इसी जद्दोजहद के बीच, इसी जद में काम भी करना है, इकोनॉमी को भी पटरी पे लाना है, आपको भी अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए इसी बीच काम करना होगा। लेकिन गुजारिश आपसे यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी सावधानी आपकी सुरक्षा है। आप अगर इससे चक्र से चूक जाएंगे, आप मुसीबत में आ जाएंगे। कोशिश करिए कि हम एक आदत में डालें, जैसे अभी तमाम हमारे पैनलिस्ट, गवर्नमेंट सब कह रहे हैं कि आपको डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। आपको जहां भी कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत भी, मैं ये नहीं कहता कि संक्रमित है वही छींक सकता है, खांस सकता है, आपको कोई लग भी रहा है तो इसमें कहीं कोई अछूत बीमारी नहीं है कि आप इससे डर रहे हो कि हो क्या जाएगा। आप कोशिश करिए, आपकी बड़ी एक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी भी है कि आप तुरंत प्रशासन को इन्फॉर्म करें, मेडिकल स्टाफ से आप सलाह लें। तो कोशिश करिए कि इस तरह की चीजें, आरोग्य सेतु आपके लिए है, ये सभी लोगों की सुविधा के लिए, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको आगे बढ़ने के लिए तमाम जो पैरामीटर्स को मापदंड है उनका भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।